गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों आज है 2 सितंबर और आज के हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो हमारे वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओबीसी आयोग उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजेश वर्मा। राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश ओबीसी आयोग का जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, देखिए ये सीतापुर के सांसद हैं, राजेश वर्मा पूर्व सांसद हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब ये तो अध्यक्ष हो गए, इनके साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए। पहले हैं उसमें से मोहनलाल श्रीमाली जो कि मिर्ज़ापुर के निवासी हैं और दूसरे हैं सूर्य प्रकाश पाल जो कि रामपुर के निवासी हैं। यानी कि राजेश वर्मा के साथ साथ मोहनलाल श्रीमाली और सूर्य प्रकाश पाल को 2 अतिरिक्त उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष के अतिरिक्त जो है इस आयोग में 24 और लोगों को यानी कि 24 और सदस्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये ओके 24 और सदस्यों को इनमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और उसमें शामिल अतिरिक्त 24 सदस्यों की। अब देखिए एक और न्यूज़ है कि नोएडा के रहने वाले वाईपी सिंह, कौन, तो नोएडा के रहने वाले वाईपी सिंह को उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया है। किसे बनाया गया है, तो वाईपी सिंह को जो है वो उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इम्पोर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सतत पर्यटन के लिए किस देश को PATA गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। PATA गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है सतत पर्यटन के लिए, तो नेपाल को जो है वो सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहले तो हम जानते हैं कि PATA का फुल फॉर्म क्या होगा, आपके दिमाग में आता होगा। देखिए PATA का फुल फॉर्म हो जाएगा पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। क्या हो जाएगा, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन जो है वो PATA का फुल फॉर्म हो जाएगा। और नेपाल टूरिज्म बोर्ड को सतत पर्यटन हेतु पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, अब देखिए नेपाल टूरिज्म बोर्ड को सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर लाइवलीहुड रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा, ये तो हो गया कि PATA अवार्ड किसे दिया गया है, तो नेपाल को उसके सतत पर्यटन के प्रयास के लिए। अब देखिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि नेपाल का एक धूली खेल शहर है जिसे एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया। ओके, इसके साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था कि नेपाल जो है एक तो एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर है, वही इसके लिए एक बैड न्यूज ये भी है कि दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर भी जो है रिपोर्ट में नेपाल को ही बताया गया है। ओके दोस्तों, चलिए तो यहाँ से नेपाल से संबंधित 3 क्वेश्चन हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में UPI इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट सुविधा का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है। UPI इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट सुविधा का शुरुआत जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तो देखिए इसकी शुरुआत जो है वो T रविशंकर, किसके द्वारा, T रविशंकर जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सुप्रीम कोर्ट के नहीं, RBI के गवर्नर हैं, इनके द्वारा जो है ये किया गया है। ठीक है, हाल ही में UPI इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट सुविधा का शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो TB रविशंकर जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के ये डिप्टी गवर्नर हैं, कौन, T रविशंकर, जिन्होंने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में
जो है वो यूपीआई इंटरेबल कैश डिपॉजिट सुविधा की शुरुआत की है। किसने की है? तो टीवी रविशंकर जी ने इसकी शुरुआत की है। देखिए ये है क्या, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। जो यूपीआई इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट की सुविधा है यानी कि आईसीडी है, उसमें ऐसा है कि जब हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो स्कैनर से स्कैन कर लेते हैं और जितनी अमाउंट डालनी है उतना डाल देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है कि जो डिपॉजिट मशीनें हैं, जो डिपॉजिट मशीन है उसमें हमें अभी तो फ़िलहाल में जो डालते हैं उसमें एटीएम कार्ड डालना पड़ता है, लेकिन जो डिपॉजिट मशीनें अब लगेंगी उसमें हमें एटीएम अपना क्रेडिट कार्ड नहीं डालना होगा, उसमें हमें क्या डेबिट कार्ड नहीं डालना होगा। उसमें जो उसका स्कैनर है, जो उस मशीन पे डिपॉजिट मशीन पे स्कैनर होगा, उसे अपनी यूपीआई से स्कैन करेंगे, हमें उसमें हमारे ही यूपीआई में, हमारे मोबाइल में दिखाई देगा कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, कितनी राशि डालनी है, और इस तरह से हम उसमें पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो बिना एटीएम कार्ड के। देखिए ठीक है, तो इसके तहत यूपीआई का इस्तेमाल कर बिना किसी एटीएम कार्ड के कैश डिपॉजिट मशीन में कैश जमा करना संभव हो सकेगा। ओके, इसकी शुरुआत किसने की है? तो डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर जी ने इसकी शुरुआत की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में 73वें विमुक्त जाति दिवस सम्मान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 73वें विमुक्त जाति दिवस सम्मान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 73वें विमुक्त जाति दिवस सम्मान सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया गया है। ठीक है, देखिए 73वें विमुक्त जाति दिवस सम्मान सम्मेलन का जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश लखनऊ के गोमती नगर में किया गया। ओके, जो ये 73वां विमुक्त जाति दिवस समारोह है, इसे 31 अगस्त 2024 को इसका 31 अगस्त 2024 को इसे आयोजित किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है इसे आयोजित करने का? तो देखिए इसका उद्देश्य ये है कि इसके तहत यानी इस योजना के तहत, आयोजन के तहत, इस सम्मेलन के तहत जो है उत्तर प्रदेश सरकार विमुक्त एवं घुमंतु जातियों से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और उत्कृष्ट उद्यमियों का सम्मान करेगी। ओके, तो ये किसके लिए है? तो जो विमुक्त और घुमंती जातियों से संबंधित अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और उत्कृष्ट उद्यमी हैं, उन्हें सम्मान देने के लिए 31 अगस्त 2024 को लखनऊ के गोमती नगर में इसका आयोजन किया गया। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये बुक है, बुक से संबंधित क्वेश्चन है। चर्चित स्ट्रैटेजिक कॉन्ड्रम रिशेपिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी क्या है? चर्चित स्ट्रैटेजिक कॉन्ड्रम्स रिशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? एक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इस किताब को लिखने वाले हैं राजीव सिकरी। राजीव सिकरी द्वारा जो है ये बुक जो है लिखी गई है। ओके, देखिए ठीक है, ये तो इस बुक का नाम हुआ कि जो स्ट्रैटेजिक कॉन्ड्रम रिशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजीव सिकरी के द्वारा लिखी गई। अब देख लेते हैं, अब इसी मंथ के जो अगस्त मंथ के जो इम्पोर्टेंट बुक प्रकाशित हुए हैं उन्हें हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए प्रोफेसर हिलाल अहमद द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट मुस्लिम इन न्यू इंडिया। ये किसके द्वारा लिखित है? ये लिखित है प्रोफेसर हिलाल अहमद द्वारा। ठीक है, अगस्त मंथ के बुक हैं, आप इसे जरूर याद रखिएगा, 3-4 हैं, याद हो जाएंगे। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट मुस्लिम इन न्यू इंडिया, ये प्रोफेसर हिलाल अहमद द्वारा लिखी गई है मुस्लिमों के लिए। ठीक है, मुस्लिमों पर आधारित। ओके, अब देखिए इंडियाज 800 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडियाज 800 पुस्तक जो है वो प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम किसके द्वारा लिखित है? तो इसे प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यम द्वारा लिखा गया। और देखिए ये जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन रहा है कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, तो जो इंडियाज 800 पुस्तक है इसके लेखक कौन है? के.वी. सुब्रमण्यम। इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं हमारे पीयूष गोयल जी, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 370 एक और पुस्तक है
370 अनडूइंग द अनजस्ट अ न्यू फ्यूचर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अब जब 370 आएगा, 370 जब आर्टिकल आ गया तो सीधी सी बात है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो 370 अनडूइंग द अनजस्ट अ न्यू फ्यूचर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। इसे किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए इसके लेखक हैं एनजीओ, एक एनजीओ है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, एक एनजीओ है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा इसे लिखा गया है। और इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया गया है। इम्पोर्टेंट है ये, इसे इम्पोर्टेंट टिक कीजिए क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे करंट जो बन रहे हैं। इसके लेखक पहले तो एक एनजीओ है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, इसे किसके द्वारा, किस प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया? तो इसका प्रकाशक कौन है? पब्लिशर है पेंगुइन रैंडम हाउस। और देखिए यहाँ पे समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखे जाने से ये चर्चा में रहा। इस पुस्तक की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक की प्रस्तावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई। इम्पोर्टेंट है, श्योर है और सर्टेन है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाएंगे, ये बुक से संबंधित एग्जाम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बुक है हमारा कॉफ़ी टेबल बुक, कॉफ़ी टेबल बुक कॉल ऑफ द गिर, कॉफ़ी टेबल बुक कॉल ऑफ द गिर। इसके बारे में समझते हैं। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्यसभा सदस्य परिमल नाथवानी द्वारा एशियाई शेरों पर लिखित इस बुक को भेंट किए जाने से चर्चा में रही। कॉफ़ी टेबल बुक कॉल ऑफ द गिर, क्या नाम है? कॉफ़ी टेबल बुक कॉल ऑफ द गिर जो है ये राज्यसभा के सदस्य जो हैं परिमल नाथवानी द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी गई है। और इसे किसे भेंट किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है बात, आप इन दोनों को नोट कीजिए। और इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है, जो भी नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं इस मंथ के बाद, इसमें आपको ये बुक जो है श्योर देखने को मिलेंगे, नोट करके रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे आयोजित किया गया है दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसे दिल्ली में आयोजित किया गया है। ओके, देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। कहाँ पे? दिल्ली में जो है 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए, इसमें जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कहा है कि जिला न्यायपालिका को हम जो लोअर कोर्ट कहते हैं ऐसा ना कहा जाए, क्योंकि ये भी तो न्याय का ही एक जरिया है, भले ही वो जिला में है लेकिन ये तो भी तो न्याय करता है ना। तो यहाँ पे कहाँ पे आयोजित किया गया? 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे आयोजित किया गया नई दिल्ली में। ओके, राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन में जो ये जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसके उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। कुल मिलाकर ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो दिल्ली में आयोजित किया गया। समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे होने पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही 2 दिवसीय जिला न्यायपालिका का जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो दिल्ली में आयोजित किया गया। और इस मौके पर पीएम मोदी जी मौजूद रहे और उन्होंने 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जो है वो जारी किया। ओके, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लें। ठीक, हाल ही में टीसीएस द्वारा पेस स्टूडियो को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो कि एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है, उसके द्वारा पेस स्टूडियो को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है फिलीपींस के मनीला में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस के मनीला में जो है वो इसे टीसीएस द्वारा पेस स्टूडियो को लॉन्च किया गया। अब समझते हैं क्यों लॉन्च किया गया। यहाँ पे देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस द्वारा पेस स्टूडियो को फिलीपींस के मनीला में लॉन्च किया गया है और इसके लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? एशिया पैसिफिक में डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, एशिया पैसिफिक में डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है
वो TCS द्वारा जो है फिलीपींस के मनीला में पेश स्टूडियो को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुख्य सचिव, देखिए ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा आप, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है और जो भी पहली बार चीज़ें होती हैं वो ज़रूर एग्जाम में पूछता है। तो ठीक है, देखिए मुख्य सचिव, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पूरा सेशन देखा कीजिए। आपसे मेरा तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पूरे सेशन को देखिए, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाता है। ओके, देखिए मुख्य सचिव वी वेणु अपनी सेवानिवृत्ति पर मुख्य सचिव का पद अपनी पत्नी को सौंपेंगे। जो वी वेणु जी हैं उनका संबंध या ये घटना किस राज्य से संबंधित है? देखिए मुख्य सचिव हैं वी वेणु, वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो जो मुख्य सचिव का पोस्ट है उसे अपनी पत्नी को सौंपेंगे। उनका संबंध किस राज्य से है? ठीक है, आप पूरा देखिए, ये पहले इसका डिस्कशन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये केरल से संबंधित घटना है। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ओके, अब यहाँ पे समझिए, केरल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब मुख्य सचिव अपनी सेवानिवृत्ति पर अपनी पत्नी को पदभार सौंपेंगे। मुख्य सचिव केरल के जो वी वेणु जी हैं वो सेवानिवृत्त होंगे, और केरल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि हस्बैंड रिटायर हुआ और वो अपना पोस्ट अपनी पत्नी को देकर जा रहा है। ओके, अब देखिए वी वेणु की जगह उनकी पत्नी शारदा मुरलीधर मुख्य सचिव बनेंगी। ओके, उनकी पत्नी कौन है? वो शारदा मुरलीधर, वो वी वेणु की जगह मुख्य सचिव का पोस्ट संभालेंगी। अब बात करें फ़िलहाल में वो किस पोस्ट पे हैं, तो शारदा मुरलीधर जो है वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव का पदभार संभाल रही है। तो सीधी सी बात है कि वो अतिरिक्त मुख्य सचिव का पदभार संभाल रही हैं, तो उसी डिपार्टमेंट में, तो क्यों ना इन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद मुख्य सचिव भी बना दिया जाए। तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ी सी अच्छी करंट है, तो इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, कौन है केरल के मुख्यमंत्री? तो पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए गूगल ने कितने करोड़ रुपए की आर्थिक मदद करने की घोषणा की है? पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो देखिए गूगल ने जो है वो 40 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर बी, 40 करोड़ रुपए के आर्थिक मदद करने की घोषणा जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए किया है। ओके, देखिए देश में पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करने वाले 4 संगठनों को, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन की दिशा में कार्य करने वाले 4 संगठनों को सामाजिक मदद करने वाली गूगल की संस्था कौन है? ABPN की तरफ से सस्टेनेबिलिटी सीड फंड 2.0 के लिए चुना गया है। यहाँ से इम्पोर्टेंट करंट क्या क्या बने, देखिए जो गूगल है वो 40 करोड़ रुपया जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए देगा। ठीक है, तो इस जो संस्था देगी उस संस्था का नाम क्या है? तो गूगल की संस्था है सामाजिक मदद करने वाली गूगल की संस्था ABPN की तरफ से जो है ये 40 करोड़ का फंड जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, ABPN की तरफ से सस्टेनेबिलिटी सीड फंड 2.0 के लिए चुना गया है। ठीक है, अब देखिए इसके तहत अभी हमने डिस्कस किया कि 40 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता जो है प्रदान की जाएगी। अब ABPN है तो ABPN की CEO की भी बात कर लें तो नैना सुब्रवाल जो है, सुब्रवाल जो है, नैना सुब्रवाल जो हैं वो ABPN की CEO हैं। ओके, सो दोस्तों आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट करंट थे, जितने भी इम्पोर्टेंट करंट हो सकते थे उन सबको हमने डिस्कस किया। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हमारे चैनल से जो भी करंट पढ़ाए जाते हैं वो एग्ज़ाम के में ज़रूर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करके अपने दोस्तों के ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में नए क्वेश्चन के साथ, नए करंट के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, जय श्री राम।